आज की वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल से कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि पहले तो मैं एसक्यूएल की क्वेरी स्टार्ट करने वाला था इस वीडियो में, बट फिर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसे डिटेल्ड कोर्स बनाना है एसक्यूएल का। तो इसलिए हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ एक एक छोटी छोटी चीज़ डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और इस वाले सेगमेंट से आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जब आप इंटरव्यू फेस करोगे एसक्यूएल से रिलेटेड। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? जब भी आप एसक्यूएल में जाते हो आपको एक चीज़ होती है स्कीमा। अभी जब हम प्रैक्टिकल में भी जाएंगे ना, वहाँ पे भी आपको स्कीमा क्रिएट करने के लिए बोलता है सबसे पहले। तभी आप एसक्यूएल पे काम कर सकते हो। ठीक है। तो वो स्कीमा होता क्या है? तो स्कीमा को आप ऐसे ले सकते हो, एक ब्लूप्रिंट या फिर एक बोल सकते हो स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट, या फिर बोल सकते हो आप स्ट्रक्चर। किस चीज का स्ट्रक्चर? लाइक किस चीज का ब्लूप्रिंट? ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जो हमें बताता है कि जो जो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर है वो कैसे ऑर्गेनाइज है। डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है। लाइक मैं अच्छे से बताता हूँ इसे। ठीक है। ये बताता है हमें हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड विद इन डेटाबेस। यानी डेटाबेस के अंदर डेटा किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो रखा है। अब देखो, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें इंक्लूड होगा आपकी टेबल्स। ठीक है। आपके होंगे कॉलम्स, कि किस कॉलम्स में कैसे ऑर्गेनाइज हो रखा है डेटा आपका। ठीक है। उसके बाद हो गए आपके, इसके अंदर आते हैं डेटा टाइप्स, कि कौन सा कॉलम कौन से डेटा टाइप का है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं हम आगे देखेंगे अभी, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। एंड बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, कि मतलब टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, ये भी स्कीमा के अंदर ही आता है। एंड आपके इंडेक्सेस हो गई, आपके व्यूज़ हो गए, और बहुत सारी डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, वो सारी ऑल टुगेदर अंडर स्कीमा के अंदर आती है। ठीक है। तो स्कीमा आपको बताता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा को किस फॉर्म में कैसे किसके साथ ऑर्गेनाइज किया गया है। राइट। अब इसको जरूरत क्यों है? लाइक कुछ तो होगा तभी तो स्कीमा बना है। वाई इम्पॉर्टेंट? तो अभी हम ये देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसके बहुत सारे रीज़न है इम्पोर्टेंट होने के। देखो, सबसे पहला रीज़न, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देखो, ये तो समझ आ ही गया होगा आपको कि हमें ये लॉजिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, जिससे हमें इजीली पता चल जाए कि हमारे डेटा में ये टेबल्स हैं। देखो, एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल हो सकती हैं। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे अगर मान लो हम बैंकिंग का कोई डेटाबेस है, तो बैंकिंग के डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल हो सकती है ना। लाइक एक टेबल हो गई उसकी लॉगिन साइन अप की, एक हो गई उसके यूज़र अकाउंट नंबर की टेबल, एक हो गई ट्रांजैक्शंस की टेबल। ठीक है। तो डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि हमें पता जाएगा कि हमें ट्रांजैक्शन वाली टेबल के साथ काम करना है। अभी अभी हमें यूज़र अकाउंट वाली टेबल के साथ काम करना है, अब मेरे को लॉगिन साइन अप वाली टेबल के साथ काम करना है। तो आप स्कीमा की वजह से डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाते हो। ठीक है। देन सेकेंड चीज हो गई आपकी डेटा सिक्योरिटी। अब देखो, स्कीमा की मदद से ना आप, इन शॉर्ट स्कीमास को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है। स्कीमास को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जिसके मदद से आप ऐसे कर सकते हो कि ओनली स्पेसिफिक पर्सन्स को आप अलाउ करोगे कि वो इस स्कीमा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है। या इस स्कीमा को एक्सेस कर सकता है सिर्फ स्पेसिफिक यूजर। मतलब आप स्कीमा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, परमिशंस लगा सकते हो स्कीमास पे। तो ये भी स्कीमास का बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है। तो यही है दो मेन रीज़न तो, कि स्कीमास क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन, एक डेटा सिक्योरिटी। ठीक है। और भी होते होंगे इंपॉर्टेंट रीज़न, बट आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा स्कीमा क्या होता है, कि डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है, उस ब्लूप्रिंट को आप स्कीमा बोलते हो। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल।
जैसे आपको हर चीज़ में पता है, हर किसी में डेटा टाइप होते हैं। पाइथन पढ़ी थी आपने, पाइथन में डेटा टाइप पढ़े थे, इंट फ्लोट वगैरह सब कुछ, बुलियन वगैरह। वैसे ही एसक्यूएल में भी डेटा टाइप्स होते हैं आपके। तो इनको हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहला देखते हैं हम, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में आपके होते हैं, पहला हो गया आपका इंट। ठीक है, फिर इंट के कुछ पार्ट्स होते हैं आपके, एक हो गया स्मॉल इंट, एक हो गया आपका टाइनी इंट। ठीक है, एक हो गया आपका बिग इंट। तो इनमें फर्क क्या है? मतलब इंट, स्मॉल इंट, टाइनी इंट, बिग इंट में इनमें फर्क ये है इनकी स्टोरेज वैल्यू के हिसाब से। देखो, चारों के चारों इंटीजर स्टोर करते हैं। इंटीजर यानी आपके ऐसे नंबर, 2 हो गया, 3 हो गया, 300 हो गया, 3000 हो गया, ऐसे वैल्यू जो मतलब डेसिमल्स में नहीं होते, नॉर्मल इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब जो इंट की है आपकी रेंज स्टोर करने की, वो है मान के चलो आपकी बहुत बड़ी रेंज है, यहाँ पे आएगी भी लिखी हुई आई थिंक। आपकी है वो -2147483648। ठीक है, इससे लेके +2147483648। मतलब ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देख लो कितना जा रहा है। तो इतने तक आप इंट वेरिएबल के अंदर, इंट डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब स्मॉल इंट के अंदर क्या होता है, थोड़ी घट जाती है। जनरली आप कैसे यूज़ करते हो? जनरली आप इंट यूज़ कर लो, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए कि आपको अपना डेटा स्टोरेज पे काम करना है, मतलब आप चाहते हो कि जो कम है वो कम में ही स्टोर रहे, तो आप स्मॉल इंट का यूज़ करोगे। ठीक है, स्मॉल इंट कितना करता है? -32,768 से ये करता है 32,768 तक। ठीक है, स्मॉल इंट की रेंज ये है। रेंज का फर्क है, चारों ने स्टोर इंटीजर ही करना है। और टिनी इंट का क्या है? 0 से लेके सिर्फ 255 तक। ठीक है, मान लो आपके पास, आपको एज स्टोर करनी है। ठीक है, आपको करनी है एज स्टोर। एज के लिए आप टिनी इंट का यूज़ करोगे। इंट कर दोगे तो देखो, इंट की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये स्टोरेज ज़्यादा लेता है। टिनी इंट यूज़ करो क्योंकि एज किसी की 255 के ऊपर तो जाने नहीं वाली, और किसी की एज नेगेटिव में भी आने नहीं वाली। तो टिनी इंट आप एज जैसे वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, इस डेटा टाइप का, टिनी इंट का। ठीक है, अब बिग इंट की क्या रेंज होती है? अ, इसकी भी अच्छी खासी रेंज होती है। ठीक है, मतलब ये टिनी इंट से बड़ा होता है, स्मॉल इंट से बड़ा होता है, लेकिन इंटीजर से छोटा होता है। नहीं, आई थिंक ये सबसे बड़ा होता है, लार्जर वैल्यूज। हाँ, ये सबसे बड़ा होता है। सबसे, अगर मैं बात करूँ, टिनी इंट सबसे छोटा, देन स्मॉल इंट, देन इंट, एंड सबसे बड़ा बिग इंट। मतलब अगर आपको इस वाली रेंज में भी आपकी वैल्यू नहीं आ रही ना, तो आप बिग इंट का यूज़ करोगे। ठीक है, वैसे जनरली यूज़ पड़ता नहीं है बिग इंट का। अब और भी है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हम पे, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी हम पे है एक डेसिमल होता है। ठीक है, डेसिमल आपके नाम से पता चल रहा होगा, कैसी वैल्यू करेगा? डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा। तो जब आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी हो, आप करोगे डेसिमल का यूज़। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हो आप? जैसे एसक्यूएल में ना, तो एसक्यूएल में हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं। आप लिखोगे डेसिमल, लिख दिया। और उसके बाद आप ऐसे दो चीज़ें पास करते हो, 5,2। मतलब एक ए पार्ट पास करते हो, एक बी पार्ट पास करते हो। अब ये है क्या, ये ए बी। अब ये आपका ए क्या है? जैसे आप डेसिमल वैल्यू कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो 152.45। तो ए आपकी वो लिमिट है कि आगे कितने नंबर आ सकते हैं, बी आपकी ये लिमिट है कि पीछे कितने नंबर आ सकते हैं। तो बी इसमें 2 है ना,
तो आप 2 ही नंबर लिख सकते हो पीछे। अगर आपने 2 से ज़्यादा लिखा तो इनवैलिड हो जाएगा। ए आपका आगे की वैल्यू, तो आप मैक्सिमम 5 वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे तो 3 ही है तो चलेगा, ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा आपने अगर यहाँ पे ऐसे लिख देते 7 8 9 6, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट हमारी 5 की है, तो फिर ये इनवैलिड हो जाता, ठीक है। तो यही है आपका डेसिमल का। ऐसी एक जगह एक फ्लोट भी होता है, ठीक है। फ्लोट भी होता है, वो भी सेम ऐसे ही तो होता है। फ्लोट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डेसिमल वैल्यू ही स्टोर करता है, ठीक है, सेम एज डेसिमल। ओके, तो ये हो गए हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, यही है आपके पास। इंट हो गया, स्मॉल इंट, टिन इंट, बिग इंट, फ्लोट, डेसिमल, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के, जो कि हमारे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। अब स्ट्रिंग को स्टोर करना है आपको, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के लिए आप, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में आपके पास पहला हो गया कैर, ठीक है। अब कैर में क्या होता है, आप ऐसे करके स्टोर करते हो, आप ऐसे करते हो कैर 5, तो मतलब 5 लेटर्स आ सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं आदित्य, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड्स हो रहे हैं, तो ये इनवैलिड है। हाँ, अगर मैं ऐसे लिखूं ADI, तो 1 2 3 सही है, 5 के अंदर है, लिमिट के अंदर, तो ये सही है। ऐसा होता है इसमें, ठीक है। सेम कैर का ही सिमिलर होता है वेर कैर, ठीक है, सेम सेम एज कैर। अब आप बोलोगे कैर भी है, वेर कैर है, कहीं पे ऊपर फ्लोट लिखा है, कहीं पे डेसिमल लिखा है, मतलब ये तो सिमिलर सिमिलर। तो देखो, मैंने आपको बताया था एसक्यूएल बहुत टाइप की होती हैं। आपकी माई एसक्यूएल हो गई, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हो गई, तो मैं दोनों के आपको कंबाइंड डेटा टाइप्स दिखा रहा हूँ। माई एसक्यूएल में वेर कैर यूज हो सकता है, पोस्ट ग्रे में कैर यूज हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज में कंफ्यूज मत होना। तो डेटा टाइप्स तो इतने, ओवरऑल एसक्यूएल में कैर भी होता है, वेर कैर भी होता है डेटा टाइप। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी एसक्यूएल लैंग्वेज कौन से डेटा टाइप का यूज करती है, ठीक है। अब एंड देन दूसरा हो गया हमारे पास, होता है टेक्स्ट। ये किसके लिए यूज होता है, लार्जर स्ट्रिंग्स के लिए, कि मतलब आपका सेंटेंसेस है। यहाँ पे तो चलो वर्ड्स है कि 5 वर्ड, ठीक है। इसमें भी सेम आप ऐसे डिफाइन करते हो, वेर कैर ब्रैकेट 6 7 ऐसे करके। बट आप अगर लार्जर स्ट्रिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स हैं, लाइक कितने कैरेक्टर तक की, इसकी रेंज कितने कैरेक्टर तक की होती है, कितने कैरेक्टर हैंडल कर सकता है ये, 65 535 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है अपने अंदर। इसमें आपको ऐसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती 5 6 कुछ करके, ठीक है। देन अब कुछ छोटे मोटे डेटा टाइप और भी होते हैं। एक एन टेक्स्ट करके होता है, ये 3 मेन है। एक एन टेक्स्ट करके होता है, एन टेक्स्ट क्या करता है, आपने अगर यूनिकोड फॉर्मेट पढ़ा हो, यूनिकोड फॉर्मेट, यूनिकोड फॉर्मेट वाली स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए आप एन टेक्स्ट का यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पे आगे एन लगा दोगे, एन टेक्स्ट, बट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जनरली यूज भी नहीं होता ज़्यादा। तो इन स्ट्रिंग में आपके पास ये 2 ही हैं, मतलब 3 है, सॉरी। अब हमारा थर्ड टाइप देखते हैं, वो है आपका डेट एंड टाइम। डेट टाइम, क्योंकि देखो डेट एंड टाइम के साथ भी काम करोगे ही। मान लो आपका स्टॉक प्राइस का आपका कोई डेटा सेट है, स्टॉक से रिलेटेड, उसमें डेट एंड टाइम होता है। ट्रांजैक्शन बैंकिंग का है, डेट एंड टाइम होता है, ओके। तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड देखते हैं। सबसे पहला आपके पास कौन सा है, डेट। डेट डेटा टाइप है। देखिए डेट डेटा टाइप में आप सिर्फ डेट स्टोर कर सकते हो, ओनली डेट्स। अब फॉर्मेट क्या होगा डेट्स को स्टोर करने का, वाई ईयर, मतलब 2024 लिखोगे। देन आप मंथ डालोगे, यानी 05, यानी मई को ऐसे 05 लिखोगे। एंड देन आप डेट डालोगे, जो भी आपकी डेट है। तो इस फॉर्मेट में आपका डेट स्टोर होता है, डेट वाले डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। दूसरा आपका डेटा टाइप है टाइम। टाइम में आप सिर्फ टाइम स्टोर कर सकते हो,
जैसे इसमें कौन सा फॉर्मेट में स्टोर होगा आपका, HHR मिनट, देन आप डालोगे सेकेंड्स। अगला है हमारे पास डेट टाइम, नाम से पता चल रहा है दोनों होंगे इसके अंदर स्टोर, बोथ डेट एंड टाइम। अब फॉर्मेट तो आपको ऑलरेडी पता है, पहले ये वाला फॉर्मेट यूज़ करोगे, देन ये वाला फॉर्मेट यूज़ करोगे, ठीक है। तो आपका ऐसे कुछ दिखेगा ये वाई 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 एम एम टी डी, फिर आप लिखोगे HHMM एंड बाकी लिख देना आगे, ठीक है। ऐसी एक ईयर फॉर्मेट भी होता है, ईयर डेटा टाइप भी होता है। ये तीन मेन है, ये ईयर वाला, इसके अंदर सिर्फ 4 डिजिट या 2 डिजिट फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो। 4 डिजिट यानी जैसे ईयर वाला, ठीक है, जैसे मतलब 2024, या फिर आप वाई वाई फॉर्मेट में कर सकते हो, सिर्फ 24 डालो, ठीक है। तो मर्जी है आपकी। अब एक और होता है आपके पास, वो होता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प देखो, वो पूरा सिमिलर होता है, इसके मतलब डेट टाइम से रिलेटेड पूरा सिमिलर होता है, उसमें डेट टाइम दोनों रहती है, बोथ डेट एंड टाइम। बट उसके अंदर एक और चीज रहती है, टाइम जोन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन रहती है उसमें, टाइम जोन रिलेटेड इन्फो, ठीक है। मतलब जिस टाइम जोन का, जैसे मुंबई का टाइम जोन है तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके अंदर, GMT वगैरह आता है ना लिखा हुआ वो। अब हमारा फोर्थ डेटा टाइप है वो आपके बाइनरी, बाइनरी डेटा को स्टोर करना है आपको। बाइनरी डेटा टाइप्स, बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, सिंपल है, बाइनरी ही नाम है, ठीक है। आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, आप लिखोगे बाइनरी, ठीक है, देन आप पास करोगे लाइक कितनी लेंथ चाहिए आपको, यहाँ पे आप लेंथ पास करोगे तो उतने नंबर का आप डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट। अब एक ये होता है बाइनरी, एक होता है आपका वेर बाइनरी। ये थोड़ा ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आ जाता है। इसको भी आप ऐसे डिफाइन करते हो, वेर बाइनरी, यहाँ पे एन। फर्क क्या है दोनों में, फर्क क्या है, अब मैं फर्क बताता हूँ आपका। ये आपका है फिक्स्ड, ठीक है, ये आपका है वेरिएबल। अब आपको समझ आ जाएगा क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मतलब आपने अगर ऐसे करके लिखा ना, बाइनरी 4, और आपने लिखा यहाँ पे वेर बाइनरी 4, ठीक है, 4 है ये। अब क्या होगा, मान लो आपने डिफाइन किया उसके बाद 0010, तो ये स्टोर कर सकता है इसके अंदर। इसको भी आपने 0010 पास किया, ये भी स्टोर कर सकता है। उसने कहा ठीक है, दोनों स्टोर कर पा रहा है, दोनों के अंदर 4 4 डाला ना, स्टोर कर पा रहा है। अब आपने बाइनरी के अंदर स्टोर किया 001, तो ये इसे स्टोर नहीं कर पाएगा। बट अगर इसके अंदर 001 पास करोगे तो ये स्टोर कर लेगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो बाइनरी डेटा टाइप है ना, उसको फिक्स्ड जो आपने n की वैल्यू डाली है उतने ही नंबर होने चाहिए एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पे अगर 4 डाला है तो 4 ही नंबर होने चाहिए, 3 नहीं हो सकते। बट वेर बाइनरी में अगर आपने 4 डाला है तो वो 1 नंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें फिक्स्ड है कि 4 ही होने चाहिए, इसमें 4 तक हो सकते हैं, राइट। एंड अगला है बाइनरी के अंदर, वो है हमारे पास ब्लॉब। ब्लॉब क्या है आपका, फुल फॉर्म बोले तो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। इस डेटा टाइप का कब यूज करते हो, स्टोरिंग बड़ी बाइनरी फाइल्स को स्टोर करने के लिए। बड़ी बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, इमेजेस, वीडियोस, ठीक है। इमेजेस भी तो बाइनरी चीज से बनती हैं, 0101 से बनती है इमेजेस भी, वीडियोस भी। और जब इमेजेस 0101 से बनती हैं
तो इमेजेस का कॉम्बिनेशन ही तो वीडियोस होती हैं, तो वीडियोस भी 0101 से ही बनती हैं। तो ब्लॉब डेटा टाइप आपका इमेजेस या वीडियोस को स्टोर करने के काम आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाइनरी डेटा टाइप। अब अगला बहुत फेमस डेटा टाइप, बुलियन। बुलियन डेटा टाइप, इसके अंदर तो आई थिंक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका तो एक ही डेटा टाइप है, वो है बुलियन। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो, या तो ट्रू या फॉल्स या जीरो या वन। जीरो आपका इंडिकेट करता है फॉल्स को, वन आपका इंडिकेट करता है ट्रू को। ठीक है, तो इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो ट्रू, या फिर बोल लो आप वन, और फॉल्स, या फिर आप बोल सकते हो जीरो। ठीक है, तो ये आपका हो गया बुलियन डेटा टाइप। अब कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स हैं, ये पांच तो हो गए आपके मेन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप की, जो वैसे इतना पूछते नहीं है इनसे, लेकिन जानने में क्या जा रहा है। एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स, तो पहला तो हो गया आपका स्पेशियल डेटा टाइप्स, स्पेशियल। दूसरा हो गया आपका जेसन डेटा टाइप्स। ठीक है, एंड एक और टाइप के होते हैं आपके, उनको एक्स्ट्राज में जोड़ लेते हैं, वो एक्स्ट्रा के भी एक्स्ट्राज हैं। ठीक है, स्पेशियल में पहले बात कर लेते हैं। स्पेशियल में आप क्या करते हो जनरल स्टोर, जोग्राफिकल डेटा। जोग्राफिकल डेटा, जोग्राफिकल डेटा यानी आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह, कहीं की कोऑर्डिनेट्स, जैसे किसी प्लेस का कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं ना, वो, या फिर आप बोल सकते हो शेप्स वगैरह। ठीक है, इसके होते भी ऐसी हैं नाम, लाइक आप डेटा टाइप के नाम होते हैं इसके ज्योमेट्री, पॉइंट, शेप से रिलेटेड लग रहे हैं ना ये सब। एंड एक हो गया आपका पॉलीगन, ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं, यूज़ नहीं होते ज़्यादा, बट जानने में क्या जा रहा है। अब जेसन होता है, जेसन का डेटा टाइप भी जेसन ही होता है। ये क्यों स्टोर, क्या स्टोर करता है ये, जैसे एपीआई रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ये, एपीआई रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब एपीआई के थ्रू हम कोई इन्फॉर्मेशन पास कराते हैं और आपको स्टोर कराना है डेटाबेस के अंदर, तो आप जेसन डेटा टाइप का यूज़ करोगे। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप होते हैं आपके, यूयूआईडी करके, एक्सएमएल। एक्सएमएल भी आपका एक डेटा फॉर्मेट होता है, जैसे आपका एक्सेल का फॉर्मेट एक्सेल एसएक्स होता है ना, वैसे एक एक्सएमएल फॉर्मेट का भी होती है फाइल्स। उसका डेटा स्टोर करना है तो आप एक्सएमएल डेटा टाइप का स्टोर यूज़ करोगे। सेम वैसे यूयूआईडी करके होता है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं ये भी फालतू की चीज़ें, बट मेनली आपके ये पांच हैं। ठीक है, न्यूमेरिक हो गए आपके, देन आपके स्ट्रिंग्स हो गए, डेट टाइम हो गए, बाइनरी हो गए, एंड बुलियन हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला टॉपिक भी क्लियर होगा कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं एसक्यूएल के अंदर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कीज इन एसक्यूएल। उससे पहले आपको समझना होगा की होती क्या है। की एक ऐसा कॉलम होता है, जैसे देखो एसक्यूएल में हम टेबल्स बनाते हैं, इतना पता है। अब टेबल्स में कॉलम्स होते हैं, राइट। तो कीज वैसे कॉलम्स होते हैं जिनको आप, जो आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, उसको आप बोलते हो कीज। ठीक है, किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए जो कॉलम्स का यूज किया जाता है, उन्हीं को आप कीज बोलते हो। तो कीज भी बहुत टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, देखो ये आपको आपकी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, पहली चीज, ये तो हर की कंडीशन होती है। दूसरा, इसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं हो सकती, नो नल वैल्यूज, यूनिकली आइडेंटिफाई, और वन इन अ टेबल। हर एक टेबल की सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू बोलते हैं।
तो मान लो आपके कुछ कॉलम्स ले लेता हूँ मैं आपकी टेबल के। आपकी एक स्टूडेंट्स नाम की टेबल है, स्टूडेंट्स नाम की टेबल है, उसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं आपके। कॉलम्स मान ले लेते हैं हम उसकी स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट का आईडी नंबर हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट का क्लास हो गई, ठीक है, और उसका क्या ले लेते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो इसमें से प्राइमरी की कौन सी होगी? आपकी होगी प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी। क्यों? क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग स्टूडेंट आईडी होगी, ठीक है, हर स्टूडेंट की अपनी खुद की अलग स्टूडेंट आईडी होगी। मतलब देखो, नेम ऐसा हो सकता है कि दो बंदों के सेम नेम हो सकते हैं, आयुष आयुष, ठीक है, क्लास भी बहुत दो बंदों की सेम हो सकती है, मतलब एक बंदा 7th में पढ़ रहा है, दूसरा बंदा भी 7th में पढ़ रहा है। फेवरेट सब्जेक्ट भी दो बंदों के सेम हो सकते हैं, एक को हिंदी पसंद है, दूसरे को भी हिंदी पसंद है, बट स्टूडेंट आईडी किसी की सेम नहीं हो सकती, वो अपने आप में यूनिक है। तो ये आपकी प्राइमरी की है, राइट। अभी पढ़ते हैं अभी और। सेकंड हो जाएगा आपका फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, ऐसे बोल सकते हो आप, लिंक टू टेबल्स। दो टेबल्स को जब आप लिंक करना हो, उसके लिए जो आप कॉलम का यूज करोगे उसे आप बोलते हो फॉरेन की। तो यानी ये होना चाहिए आपका कॉमन इन बोथ टेबल्स। मतलब जो आप दो टेबल्स को लिंक करने वाले हो, उन दोनों के अंदर ये कॉलम होना चाहिए, ठीक है। और बाकी यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला कंडीशन तो हमेशा रहती है हर की के लिए। अब कैसे बोल रहा हूँ मैं इसे, मान लो दो हमारे पास टेबल्स हैं, ठीक है। तो पहली टेबल मैं ले लेता हूँ ऑर्डर्स नाम की एक टेबल, ठीक है। उसमें मैं लिख देता हूँ, एक आपके पास कॉलम है कस्टमर आईडी, दूसरा आपके पास कॉलम है कस्टमर आईडी, और एक डाल देते हैं फेवरेट फूड, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास एक है ट्रांजैक्शन करके एक टेबल है, उसके अंदर हमारे पास कॉलम है कस्टमर आईडी एंड रीसेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब इनमें से यूनिक की कौन सी है दोनों टेबल्स में? कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ठीक है। दोनों में कॉमन है, कॉमन है। दोनों कंडीशन मीट हो गई आपकी फॉरेन की। तो कल को अगर आपको ये दोनों टेबल्स को ज्वाइन कराना हो, ऑर्डर्स वाली टेबल को और ट्रांजैक्शन वाली टेबल को, तो आप किस कॉलम की मदद से ज्वाइन करवाओगे? कस्टमर आईडी की मदद से। तो कस्टमर आईडी आपकी क्या है? ये आपकी है फॉरेन की, यानी बाहर की, फॉरेन की टेबल को, बाहर की टेबल को अपने पे लिंक कराने के लिए जो की यूज होती है, ठीक है। तो ये आप, आई होप आपको फॉरेन की समझ आया होगा। जल्दी जल्दी देखते हैं। थर्ड टाइप की होती है आपकी कैंडिडेट की। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, क्या चीज़ है ये। आने वाले दो कीज को। कैंडिडेट की क्या की होती है, जैसे को प्राइमरी की मान लो आप एक पोजीशन है। अब मान लो पीएम की एक पोजीशन होती है, प्राइम मिनिस्टर की, तो उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, लेकिन मिलता तो सिर्फ एक को ही है ना। तो वैसे ही मान लो आप, जो आपकी प्राइमरी की है ना, वो आपकी एक पोजीशन है, ठीक है, कोई हाई पोजीशन है वो, और उसके लिए जितने कॉलम्स खड़े होंगे, ठीक है, जो उसके लिए मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कॉम्पिटिट कर रहे हैं, उन कीज को आप बोलोगे कैंडिडेट की। ये कैंडिडेट की 1, ये कैंडिडेट की 2, ये कैंडिडेट की 3, कैंडिडेट की 4, जो कर रहे हैं पार्टिसिपेट, या फिर बोल सकते हो कॉम्पिटिट टू बिकम प्राइमरी की। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। वही स्टूडेंट वाला ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स की टेबल है, ठीक है। एक हो गई स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, देन मैंने बताया था आपको नेम, देन मैंने बताया था आपको क्लास,
इधर मैं एक कॉलम और जोड़ रहा हूँ, ईमेल। ठीक है, एक और कॉलम जोड़ देते हैं। और क्या जोड़ सकते हैं हम? कोर्स, कोर्स या फिर फेवरेट सब्जेक्ट, कुछ भी। ठीक है, अब उस टाइम पे तो क्या था स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की थी ऊपर वाले केस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही हमारे पास चॉइस नहीं थी, तो स्टूडेंट आईडी हमारे पास वो बनी। बट अब की बार देखो, कौन कौन सी आपकी की प्राइमरी की बन सकती है? स्टूडेंट आईडी भी सबकी यूनिक होती है, नेम तो चलो रिपीट हो सकता है, क्लास भी रिपीट हो सकती है, ईमेल भी सबका यूनिक होता है। तो ये इन दोनों में से कोई भी बन सकती है ना आपकी प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? जो आपकी नल वैल्यूज ना हो और क्या बोलते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करें। अब जब हमारे पास एक से ज़्यादा यूनिक कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी भी है, ईमेल भी है, तो इन दोनों कॉलम्स को आप बोलते हो, इन दोनों कॉलम्स को आप बोलते हो कैंडिडेट की। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट आईडी और ईमेल दोनों खड़े होंगे इलेक्शन में एक तरह से प्राइमरी की बनने के लिए। अब सिलेक्ट तो एक ही होने वाला है ना, लेकिन जो खड़े हो रहे हैं वो, उन दोनों कॉलम्स को हम कैंडिडेट की बोलते हैं। नेक्स्ट की पढ़ते हैं। ये कौन सी की थी? थर्ड। अब देखो, अब इसी से, यही वाले टॉपिक से रिलेटेड है। अगला है हमारे पास अल्टरनेट की। यही वाला ऊपर वाला एग्जांपल ही देखना। अब देखो, जब इलेक्शन होता है, जीतेगा तो कोई एक ही। मान लो स्टूडेंट आईडी जीत गया, तो स्टूडेंट आईडी क्या बन चुका है आपका? प्राइमरी की। तो अब ईमेल क्या रह गया? क्या अब ईमेल कैंडिडेट की रहा है? नहीं। जब एक बार इलेक्शन जीत गया, स्टूडेंट आईडी आपका प्राइमरी की आपने चूज कर लिया कि स्टूडेंट आईडी को ही मेरे को अपना प्राइमरी की बनाना है, तो जो आपका ईमेल होगा ना, तो वो आपका अल्टरनेट की कहलाता है। वंस यू हैव चोजन प्राइमरी की, जैसे आपने प्राइमरी की चूज कर ली, तो जो रेस्ट ऑफ कैंडिडेट कीज होती है ना, जो रेस्ट ऑफ कैंडिडेट कीज बचती हैं, उनको आप बोलते हो अल्टरनेट की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे मान लो ये इलेक्शन के लिए ईमेल और स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की बनना चाहती हैं। आपने कहा कि स्टूडेंट आईडी बेटर ऑप्शन है प्राइमरी की बनाने के लिए, तो आपने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया। अब जो बचा ईमेल, अब ईमेल रह गया, प्राइमरी की नहीं बन पाया, तो अब ईमेल को आप बना दोगे अल्टरनेट की। ठीक है, तो ये होता है आपका अल्टरनेट की। अब दो टाइप की और बचती हैं आपके पास। पहली आती है आपके पास कंपोजिट की। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इससे इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। राइट, तो मैं मान लेता हूँ कंपोजिट की कब यूज होती है। पहले तो मान लो, जब आपका एक सिंगल कॉलम इनफ नहीं होता किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। लिख देता हूं मैं, व्हेन सिंगल कॉलम, जब आपका एक सिंगल कॉलम इज नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई अ रो। ठीक है, मान लो जब आपका स्टूडेंट आईडी अकेले काम नहीं कर पा रहा कि लाइक वो डिस्टिंग्विश कर पाए स्टूडेंट्स के बीच में। इसका एक सिनेरियो देता हूँ मैं आपको। मान लो हमारे पास एक टेबल है, ऑर्डर से रिलेटेड टेबल। ठीक है, ऑर्डर से रिलेटेड टेबल है हमारे पास। रेस्टोरेंट का है आपका, आपका कोई रेस्टोरेंट है, उसका आपका टेबल है बनाई है आपने। तो एक आप पे कॉलम है ऑर्डर आईडी। ठीक है, एक है आपके पास, और आपने हर आइटम को एक आईडी असाइन कर रखी है। जैसे मान लो आपने आपका बर्गर देते हो, तो बर्गर के कुछ आईडी है 451। ठीक है, और ऑर्डर आईडी तो हर ऑर्डर की चेंज होती रहती है। और आपने एक चीज़ है क्वांटिटी, कि मतलब उसने यूज़र ने कितनी क्वांटिटी में मंगाया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ आइटम आईडी को बना दूं आपकी प्राइमरी की या जो भी की है आपकी, ठीक है, क्या आइटम आईडी रिपीट हो सकती है? बिल्कुल रिपीट हो सकती है। ठीक है, क्या ऑर्डर आईडी रिपीट हो सकती है?
ऑर्डर आईडी भी रिपीट हो सकती है। कैसे रिपीट हो सकती है ऑर्डर आईडी? देखो, अ, एक ऑर्डर की यूजर, जब एक यूजर ऑर्डर करता है तो ऑर्डर आईडी जनरेट होती है, ठीक है। मान लो इस यूजर की ऑर्डर आईडी जनरेट हुई है 7650। इस यूजर ने पहला आइटम मंगाया, बर्गर मंगाया 2 क्वांटिटी में। इसने साथ में पिज्ज़ा भी मंगाया 4 क्वांटिटी में, ठीक है। बट मंगाया सेम यूजर नहीं है, तो ऑर्डर आईडी यहाँ पे भी तो सेम रहेगी। तो उस हिसाब से तो इस टेबल में कोई भी आपकी प्राइमरी की नहीं बन सकती। सिंगल कॉलम इनफ नहीं हो रहा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आइटम आईडी तो रिपीट हो ही सकती है। आइटम तो आपका ऐसा होता है ना कि मतलब हर बार रिपीट हो सकता है, क्वांटिटी भी आपकी रिपीट हो सकती है। मतलब कोई यूजर 2 बर्गर मंगा रहा है तो ऐसा हो सकता है दूसरा यूजर भी 2 ही बर्गर मंगाए, या वो पिज्जा 2 मंगा दे, तो क्वांटिटी तो 2 ही रहेगी ना। आइटम आईडी भी रिपीट हो सकती है, मतलब आपके मेन्यू में 5 चीजें हैं। अब ऐसा हो सकता है ना बहुत सारे यूजर आपकी वही 5 चीजें मंगाए। बट इस केस में ऑर्डर आईडी भी रिपीट हो सकती है। कैसे? क्योंकि अगर एक यूजर डिफरेंट आइटम्स मंगा दे, ऑर्डर आईडी तो सेम ही रहेगी ना उसकी। ऑर्डर आईडी तो एट लास्ट जनरेट होती है जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है। अब उस बंदे ने 2 चीजें प्लेस की है, तो ऑर्डर आईडी तो एक ही रहेगी, 7650 7650। आई होप आपको समझ आ रहा हो। इस केस में आप क्या करते हो कंपोजिट की में, आप ऑर्डर आईडी प्लस आइटम आईडी को कंबाइन कर दोगे। क्या करोगे आप? कंबाइन ऑर्डर आईडी प्लस आइटम आईडी को। जब आप कंबाइन करके कोई एक की बनाते हो, ठीक है, आपने कंबाइन कर दिया, तो ये आपकी बनती है कंपोजिट की। ठीक है, क्योंकि एक कॉलम आपका इनफ नहीं हो रहा था आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली, तो आपने 2 कॉलम्स को मिला दिया और उन दोनों को मिला के एक की बना दी, तो आपका बन गया ये कंपोजिट की। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब एक कॉलम इनफ नहीं रहता तब आप कंपोजिट की का यूज करते हो। अब जो लास्ट की बची है वो है हमारी सुपर की। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है समझने में, बट आई होप मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से। सुपर की क्या होती है? क्या तो सिंगल कॉलम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ कॉलम भी हो सकता है। याद रखना, सिंगल कॉलम भी हो सकता है, लिख ही देता हूँ यार, कैन बी सिंगल और ग्रुप ऑफ कॉलम्स। पहली चीज तो ये याद रखना, सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ कॉलम भी हो सकता है। अब ये याद रखना, एक यहाँ पे लाइन लिख रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, एवरी प्राइमरी की इज अ सुपर की। हर प्राइमरी की आपकी सुपर की होती है, लेकिन नॉट ऑल सुपर की आर प्राइमरी की। ठीक है, मतलब हर प्राइमरी की आपकी सुपर की होती है, मतलब अगर कोई प्राइमरी की है तो वो सुपर की कैटेगरी में भी आएगी। बट अगर कोई, लेकिन सारी सुपर कीज प्राइमरी की नहीं होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आई थिंक तब ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, सुपर की का अगर मैं डेफिनेशन बताता हूँ पहले, सिंगल कॉलम हो सकता है या ग्रुप ऑफ कॉलम हो सकता है जो कि जो कि आपके किसी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो आप बोलोगे प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की भी तो वही करता है। देखो, प्राइमरी की और सुपर की में यही तो फर्क है। प्राइमरी की हमेशा एक कॉलम हो सकता है। आप ध्यान देखो, मैंने लिखा था सिर्फ एक कॉलम हो सकता है प्राइमरी की। बट सुपर की होता है, मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ कॉलम भी हो सकता है। सिंगल तो हो ही सकता है, यानी अगर कैन बी सिंगल वाली कैटेगरी में आएगा तो वो प्राइमरी के कहलाएगा। बट वो ग्रुप ऑफ कॉलम भी हो सकता है, जैसे कंपोजिट की बनाई थी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं, आई होप तभी आएगा अच्छे से समझ। तो एक टेबल ले लेते हैं, मैं कस्टमर्स वाली टेबल बनाता हूँ, एक कस्टमर्स नाम की। इसके अंदर आपका है कस्टमर की आईडी, ठीक है, उसका ईमेल, फोन नंबर एंड एड्रेस। यहाँ पे कितनी सुपर कीज बन सकती हैं आपकी?
कितनी सुपर कीज बन सकती हैं? पहले ये देखो यूनिकली कौन कौन से हैं। एड्रेस तो चलो दो बंदों का सेम हो सकता है कि मतलब एक ही घर में अगर चार बंदे रह रहे हैं तो वो भी कभी कभी ऑर्डर करेंगे अलग अलग बंदे, तो एड्रेस सेम हो सकता है। ठीक है। आईडी हर बंदे की अलग होगी। ईमेल, फोन, हर बंदे का अलग होगा। ये तीनों यूनिक है। तो आपकी कितनी सुपर कीज की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं? तो हम पहले लेते हैं सुपर की वन। सुपर की वन ये हो सकती है कि सिर्फ आप आईडी आईडी कॉलम को यूज करो। ठीक है। क्योंकि ये हर यूजर को आइडेंटिकली मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है। दूसरी सुपर की ये हो सकती है कि आप ईमेल ईमेल को लो बस। ठीक है। ये हो सकता है। तीसरी सुपर की ये हो सकती है कि आप आईडी को फोन को मिला दो, और ऐसी बहुत सारे आप वेरियस कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है। तो मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन पा रही हैं। अब मैं यहाँ पे वो वाली लाइन प्रूव करता हूँ कि जो मैंने अभी बताई, एवरी प्राइमरी की इज अ सुपर की। मान लो आपने यहाँ से प्राइमरी की सिलेक्ट कर दिया आईडी को, तो आईडी प्राइमरी की तो बन गई, बट ये सुपर की भी थी ना। ठीक है। बट सुपर की तो ये दोनों भी थी, बट ये प्राइमरी की नहीं बनी है। तो यही तो बोला जा रहा है वहां पे कि एवरी प्राइमरी की इज अ सुपर की, यानी आईडी प्राइमरी की बनी है लेकिन वो सुपर की भी थी। बट सारी सुपर कीज प्राइमरी की नहीं बनी। सुपर की तो ये दोनों भी थी, ये क्यों नहीं बनी प्राइमरी कीज? यही तो बोलना चाह रहा था मैं। तो ज्यादा सवाल आता नहीं है सुपर कीज वगैरह से। तो सुपर की वगैरह यही होती हैं। अगर आपको कभी कोई पूछेगा तो या तो सिंगल कॉलम हो सकता है या ग्रुप ऑफ कॉलम हो सकता है जो किसी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, बस। प्राइमरी की सिर्फ एक होती है, सुपर कीज मल्टीपल हो सकती है एक टेबल के अंदर। ये फर्क है प्राइमरी की और सुपर की में। तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी सारे टाइप की कीज। हमने सबसे पहले पढ़ा प्राइमरी की, देन फॉरेन की, लिंक का काम आता है। कैंडिडेट की, जो प्राइमरी की बनने के लिए खड़े होते हैं सब। अल्टरनेट की, जो प्राइमरी की नहीं बन पाते। कंपोजिट की, जब दो कॉलम्स को मिला के आप कोई की बनाते हो। सुपर की, ग्रुप ऑफ कॉलम्स या सिंगल भी हो सकता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी टेबल को। और प्राइमरी की सिर्फ सिंगल होती है। ठीक है। तो ये होती हैं वेरियस टाइप ऑफ कीज इन एसक्यूएल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं? कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके रूल्स। इनको आप बोल सकते हो रूल्स। रूल्स कौन से रूल्स? जो किसी कॉलम्स पे अप्लाई किए जाते हैं। रूल्स अप्लाइड टू कॉलम्स। देखो एक टेबल में कॉलम्स होते हैं। अब उन कॉलम्स के ऊपर आप एक रूल अप्लाई कर दो कि इस रूल को फॉलो करे वो कॉलम आपका, उसी को आप कंस्ट्रेंट बोलते हो। ठीक है। होता क्या है फायदा कंस्ट्रेंट्स का? कंस्ट्रेंट से आपकी, अगर मैं बोलूँ क्या यूज है कंस्ट्रेंट यूज करने का, कंस्ट्रेंट यूज करने का क्या यूज है ना? तो मेन यूज है इसका डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी से मतलब है आपका आपका जो डेटा होगा वो रिलायबल रहेगा। डेटा में कंसिस्टेंसी रहेगी। लाइक हर बंदे के लिए आपका डेटा कंसिस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब पांच कॉलम है तो किसी बंदे के लिए सिर्फ चार कॉलम भरे हुए हैं, किसी के लिए तीन भरे हुए हैं, किसी के लिए पांच भरे हुए हैं। सबके लिए पांच के पांच भरे रहेंगे। तो ये आपकी डेटा इंटीग्रिटी कहलाती है। ठीक है। ऊपर से आपका ये भी होता है कि मतलब आप डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। डेटा रिस्ट्रिक्ट इन द सेंस, डेटा टाइप्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ। कैसे कि मतलब आपने एक कॉलम स्पेसिफाई कर दिया एज नाम का, तो आपने उसमें ये कर दिया कंस्ट्रेंट कि इसमें सिर्फ एज नाम के ही डेटा टाइप्स जाएं। सॉरी मतलब इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स जाएं। और इंटीजर भी कैसे? ऐसे नहीं नेगेटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर जाए जीरो से ऊपर। ठीक है। तो आपने एक रूल सेट कर दिया ना कि उस एज वाले कॉलम के अंदर सिर्फ जीरो के ऊपर वाले पॉजिटिव इंटीजर जाने चाहिए। ठीक है। मान लो आपने एज कॉलम बनाया, आपने ये तो सेट कर दिया कि इंट, आपने इंट तो सेट कर दिया कि इंटीजर, बट हमने इंटीजर की रेंज पढ़ी थी ना माइनस से लेके प्लस तक होती है। तो ऐसे तो एज में वो बंदा कुछ भी भर सकता है, आपका कुछ भी भर देगा, -23 -25। तो आपने एक रूल सेट कर दिया, आपने एक रूल सेट कर दिया कि जो आप एज होगी वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो जो आपका ये रूल है ना, इसी को आप कंस्ट्रेंट बोलते हो। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंस्ट्रेंट बोलते किसे हैं।
अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, मतलब जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। सबसे पहला, अभी अभी आप पढ़ के आए हो, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। वहां पे हमने प्राइमरी की का टॉपिक पढ़ा था, अब प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो हमने ये पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करती है। असल में आपकी सिर्फ प्राइमरी की, फॉरेन की, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। कैंडिडेट की तो वो आपका मतलब बताने का तरीका है कि जो प्राइमरी की बनने के लिए है तो सिलेक्ट हो सकते हैं, बट लाइक जब प्रैक्टिकल में जाओगे तो वहाँ पे ऐसे कैंडिडेट की नाम की कुछ चीज़ नहीं होती, मतलब आप किसी को कैंडिडेट की नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ। ठीक है, तो प्राइमरी की कंस्टेंट होता है। प्राइमरी की कंस्टेंट क्यों यूज़ होता है कि आपको किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना है, तो उसके लिए आप यूज़ क्या करोगे? ऐसे आप कमांड लिख सकते हो, प्राइमरी की एंड ब्रैकेट डाल के जो भी कॉलम का नाम है, मान लो ऑर्डर आईडी वाले को कॉलम को बनाना है आपको, ऑर्डर आईडी, बस बन गया आपका। तो आपका जो ऑर्डर आईडी है ये आपका प्राइमरी की हैव बीन मेड। ठीक है, ये आपका प्राइमरी की बन चुका है। सेम आप फॉरेन की के लिए कर सकते हो, किसी को आपने फॉरेन की बनाना है तो सेम यही चीज़ करोगे आप उसके लिए भी। ठीक है, तो सेकंड हम देख लेते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो ये आपने रूल सेट कर दिया ना कि ऑर्डर आईडी आपका प्राइमरी की है। ठीक है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट आपका क्या होगा, कैसे बनाओगे? फॉरेन की तो आपको पता है क्या होती है, अब किसी कॉलम को फॉरेन की कैसे बनाओगे? तो उसके लिए आप करोगे फॉरेन की, जिसको बनानी है आपको फॉरेन की, किसको बनानी है? आपको बनाना है कस्टमर आईडी को, मतलब आईडी लिख देता हूँ मैं बस। ठीक है, फिर आप यहाँ पे डालोगे रेफ, अबे यार ये तो जब प्रैक्टिकल में जाएंगे मैं बता ही दूंगा वैसे, बट यहाँ पे देख लो, रेफरेंसेस किसको रेफरेंस कर रही है? हमारे पास एक कस्टमर्स नाम की एक टेबल थी, कस्टमर्स नाम की टेबल, उसके अंदर जो आईडी है। ठीक है, मान लो ये आपकी, ये वाली जो आप फॉरेन की बना रहे हो ये आपकी है ऑर्डर्स वाली टेबल के लिए, और वो किससे लिंक करा रहे हो आप इस आईडी को? कस्टमर्स वाली टेबल से लिंक करा रहे हो। और हमें पता है लिंक वाली कौन सी की होती है, फॉरेन की होती है। ठीक है, ये आपकी ऑर्डर्स टेबल है, वो आपकी कस्टमर्स टेबल की आईडी को लिंक करा रहे हो आप। ऑर्डर्स टेबल की आईडी को आप फॉरेन की बना रहे हो, देन उसे लिंक करा रहे हो किसके साथ? कस्टमर्स टेबल की आईडी के साथ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ये तो चलो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्राइमरी की और फॉरेन की। अब हमारे पास आता है एक अलग कंस्ट्रेंट, वो आता है आपका यूनिक कंस्ट्रेंट। ये काम क्या करता है, जैसे कि इसके नाम में लिखा है यूनिक, यूनिक बनाएगा चीज़ों को। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पे कोई टेबल है, उसमें ईमेल नाम का कॉलम है, मैंने ऐसे लिख दिया यूनिक, और मैंने पास कर दिया ईमेल, मतलब मैंने ईमेल वाले कॉलम को यूनिक बना दिया, एक रूल पास कर दिया कि ईमेल वाला कॉलम यूनिक हो चुका है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये, नो डुप्लीकेट ईमेल्स अलाउड। डुप्लीकेसी खत्म कर देगा यूनिक आपका, कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती। मतलब अगर पहली एंट्री है abc@gmail.com, दूसरी एंट्री है abc@gmail.com, और वापस किसी ने अगर aba@gmail.com एंटर किया, जो कि ऑलरेडी एंटर्ड है पहले से ही, तो ये आपकी एंट्री वैलिड नहीं होगी, ये होगा ही नहीं इंसर्ट आपके टेबल के अंदर। ठीक है, ये आपकी टेबल में इंसर्ट होगा ही नहीं, आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा यूनिक से क्या होता है, सिर्फ यूनिक चीज़ें ही रहेंगी, डुप्लीकेसी आपकी खत्म हो जाएगी। देन हम देखते हैं अपना फोर्थ कंस्ट्रेंट,
एक है हमारे पास कंस्ट्रेंट नॉट नल कंस्ट्रेंट। नाम से ही पता चल रहा है एसक्यूएल तो बहुत इजी लैंग्वेज है, इंग्लिश ही है एक तरह से। नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है उसके। नॉट नल कंस्ट्रेंट, नाम से पता चल रहा है कि वो कॉलम आपकी नल वैल्यूज नहीं ले सकता। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसे डिफाइन? मान लो आपने कोई वैर कैर करके करा, एक कोई कॉलम है आपका, ठीक है, नेम नाम का कोई कॉलम है, उसको आपने वैर कैर डेटा टाइप बनाया, ठीक है, और वैर कैर में वैल्यू डालते हैं 5 तक, वैल्यू डाल देते हैं 5 तक स्टोर कर सकता है, और आपने उसके आगे लिख दिया नॉट नल। ये प्रैक्टिकल में देख लेंगे कोडिंग वगैरह वाला पार्ट तो। ठीक है, आपने ये लिख दिया नॉट नल, आपने रूल स्पेसिफाई कर चुके हो आप। ठीक है, अब ये क्या होगा, मान लो आपके टेबल में पहली एंट्री आई आदि करके, राम करके, राहुल करके, बट किसी ने यहाँ पे एंट्री मिसिंग कर दी, बट ये मिसिंग अलाउड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने रूल स्पेसिफाई कर दिया नॉट नल। तो ये आपका मिसिंग वैल्यूज अलाउड नहीं है इस कॉलम के अंदर। आपके ये नेम वाले कॉलम के अंदर, ये आपके नेम वाले कॉलम के अंदर नो मिसिंग, या फिर आप बोल सकते हो नल वैल्यूज अलाउड। ठीक है, नल वैल्यूज अलाउड नहीं है आपके उसमें। ठीक है, ये कौन सा नंबर था हमारा? फोर्थ। एक और है, एक आपका है चेक कॉन्स्टेंट। चेक, नाम से पता चला चेक, यानी कंडीशन लगा सकते हो यहाँ पे आप। मैंने आपको बताया ना वो भी एक एज वाला एग्जांपल, वो करके देखते हैं इसमें। ठीक है, ये आपकी क्या लगा सकता है? यू कैन डू लिमिटेशन। आप डेटा जो एंटर होने वाला है टेबल के अंदर उस पर आप लिमिटेशन लगा सकते हो। ठीक है, क्या लगा सकते हो उस पर? लिमिटेशन। मतलब मान लो आपका जो मैंने आपको बताया था एज वाला कॉलम, अब एज में आपको क्या चाहिए? वैल्यू 0 के ऊपर होनी चाहिए तभी एंटर करने देगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप लगाओगे चेक एज इज ग्रेटर देन 0। अगर वो एज ग्रेटर देन 0 है तब तो, मतलब मान लो यूज़र ने एंटर किया 18, तो 18 एंटर हो जाएगा। ठीक है, यूज़र ने 19 एंटर किया, 19 भी एंटर हो जाएगा। यूज़र ने -10 एंटर किया, तो -10 आपका एंटर नहीं होगा, नॉट एंटर्ड। क्योंकि क्यों? पहले आप 18 यहाँ पे जा रहा है, देन पास होके यहाँ आ रहा है। 19 आपका पहले यहाँ जा रहा है, देन पास होके यहाँ आ रहा है। 10 -10 यहाँ गया, बट इसको अप्रूवल नहीं मिला क्योंकि उसने चेक की ना कंडीशन, तो उसे अप्रूवल नहीं मिला, तो नहीं हुआ वो एंटर। जिन जिनको अप्रूवल मिलता रहेगा चेक वाले कंस्ट्रेंट से, वो जाते रहेंगे। तो एक तरह से आपने ये रूल ही तो असाइन कर दिया कि रूल होना चाहिए कि एज ग्रेटर देन 0 हो। तो रूल्स को ही आप कंस्ट्रेंट बोलते हो एसक्यूएल की भाषा में। ठीक है, ये आई थिंक फिफ्थ था। एक है बस लास्ट वाला, थोड़ा जो फेमस फेमस है ना। एक हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। देखो नाम ही में ही पता चल रहा है आपको क्या होने वाला है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, मान लो यूजर ने उस वैल्यू को छोड़ दिया, नल छोड़ दिया, या डेटा एंटर नहीं हुआ उसमें किसी वजह से, और आप चाहते हो कि उसमें ऑटोमेटिकली कुछ चीज एंटर हो जाए। ठीक है, तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज करते हो। ऑटोमेटिकली असाइन अ वैल्यू, ऑटोमेटिकली एक वैल्यू असाइन कर देगा व्हेन नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड। मतलब अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, तो मैंने इसको आप करने के लिए कैसे करोगे? डिफ़ॉल्ट, मैंने यहाँ पे डाल दिया एक पेंडिंग। मैं ट्रांजैक्शन वाली ले रहा हूँ, एक टेबल मान लेते हैं ट्रांजैक्शन नाम की। मैंने ऐसे करके डिफ़ॉल्ट पेंडिंग सेट कर दिया। अब पहले यूज़र ने डाला कि मतलब ट्रांजैक्शन पास हो गई मेरी कंप्लीट हो ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसने चेक किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि यूज़र ने वैल्यू डाली हुई है पास, तो पास आपका आ जाएगा टेबल के अंदर। अगली बार यूज़र ने डाला फेल हो गई मेरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, यूज़र ने कुछ तो डाला है ना, पास फेल में से कुछ भी तो डाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फेल। बट अगली बार यूज़र ने कुछ नहीं डाला, ब्लैंक रख दिया। अब कुछ तो भरना ही है यहाँ पे, नल नहीं रख सकते ना। तो ऑटोमेटिकली जब यूज़र कुछ नहीं डालेगा तो आपका यहाँ पे पेंडिंग आ जाएगा।
ठीक है। तो ये होता है आपका डिफॉल्ट। जब यूज़र कोई वैल्यू नहीं डाल रहा या कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू असाइन कर दी जाएगी आपके उस कॉलम पे, उसकी प्लेस पे। ठीक है। और भी कंस्ट्रेंट होते हैं, एक इंडेक्स नाम का कंस्ट्रेंट होता है, बट उसके बारे में हम देखेंगे, आगे जाके देखेंगे। वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, क्वेरी परफॉर्मेंस से रिलेटेड टॉपिक होता है ना वो थोड़ा। बट मेनली आपके ये मेन कंस्ट्रेंट है जो आपके यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे आपने। ठीक है। और आई होप आपको समझ आ गया हो कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन। कंस्ट्रेंट आर रूल्स, सिंपल। ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नल वैल्यूज इन एसक्यूएल। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो मेरे से पूछा गया था, तो मैं इसलिए इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे कि नल वैल्यूज क्या होती हैं एसक्यूएल में, कैसे अलग होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो सबसे पहले तो नल वैल्यूज क्या करता है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात है, मिसिंग डेटा को इंडिकेट करता है वो। ठीक है, जहाँ पे डेटा मिसिंग है मतलब वहाँ पे नल वैल्यूज है, सिंपल। ठीक है, जहाँ पे आपके डेटाबेस में मिसिंग डेटा होगा वो आपका नल वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे। ये सिंपल मीनिंग है इसका। अब एक जो सवाल था जो मेरे से पूछा गया था, ये आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, खाली स्ट्रिंग है। ये आपका ज़ीरो है। क्या ये दोनों भी नल वैल्यूज हैं? क्या ये दोनों नल वैल्यूज हैं? तो आपका आंसर होगा नो, ये नल वैल्यूज नहीं है। ये आपकी नल वैल्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर कर रही हैं। भले ही एम्प्टी है लेकिन कुछ तो स्टोर कर रहा है। वो ज़ीरो है लेकिन वो कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है, मेमोरी में स्टोरेज ले रहा है वो इतनी। बट जो नल होता है, या आप उसे बोल सकते हो नैन। ठीक है। ओके। ठीक है, नल नैन दो नामों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता। ये कम से कम डिफाइंड तो है कि मतलब ये खाली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ है, जीरो डिफाइंड है। बट नल होता है वो होता है अनडिफाइंड। ठीक है। तो कल को अगर कोई पूछता है इंटरव्यू में, क्या आपकी ये दोनों नल वैल्यूज को सिग्निफाई कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दोनों को भी आप नल वैल्यूज कह सकते हो, तो आपका आंसर होगा नहीं। नल वैल्यूज सिर्फ नल से डिनोट की जा सकती है क्योंकि ये अनडिफाइंड होती हैं। ठीक है, ये होती है अनडिफाइंड, राइट। हाँ, क्योंकि ये ना एक्चुअल वैल्यूज हैं। ठीक है, जबकि नल आपका होता है नो वैल्यू। आप इतना ही बोल दोगे, इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा कि ये दोनों आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं, जबकि नल आपकी नो वैल्यू होती है। ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इंपॉर्टेंस है। लाइक नल मतलब कुछ नहीं होता, नल मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है तब? इंपॉर्टेंस है उसकी, सबसे पहला, डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस है डेटा रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर आप पे नल नहीं होता, मान लो एक बार के लिए, मान लो आपके एसक्यूएल में नल नाम का कुछ है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है नल नाम का, तो मान लो आप मिसिंग डेटा को कैसे दिखाते, मिसिंग डेटा को कैसे दिखाते। लाइक मैं मान लेता हूँ किसी बंदे का आप फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, मतलब किसी का नाम होगा ऐसे राम सिंह एंड रावत। ठीक है, ऐसा नाम होगा किसी का। बट ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों का मिडल नेम नहीं होता। ठीक है, उसका नाम है सिर्फ राम रावत, नहीं है उसका कोई सिंह वगैरह कुछ नहीं है, मिडल नेम नहीं है कुछ। तो आप इस मिडल नेम को किस चीज़ से डिनोट करते? ठीक है, तो नल की इंपॉर्टेंस है ना। अगर नल होता तो हम यहाँ पे नल लिखाते कि नहीं, कुछ वैल्यू नहीं है इसके अंदर, मिसिंग है ये वाला एरिया, राइट। तो ये फायदा है आपका नल का, आप डेटा को रिप्रेजेंट कर पाते हो। वरना आप मिडल नेम की जगह पे क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे डबल क्रोट डाल देते हैं यहाँ पे, या जीरो लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं ना। ठीक है। सो आपको डेटा रिप्रेजेंट करने में मदद करता है ये, राइट। देन हमारे पास जो दूसरा इसका है वो है डेटा इंटीग्रिटी बनाने में मदद करता है ये। मतलब डेटा इंटीग्रिटी एक तरह से ले लो डेटा कंसिस्टेंसी।
बनाने में मदद करता है, जो कि सही है ना, मैंने आपके एग्जांपल में दिखाया तो। आपका डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, आपका डेटा कंसिस्टेंट रहेगा। मैंने हटाया क्यों होगा वो, बट फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है, मतलब राम सिंह रावत, ठीक है। अब अब मिडल नेम नहीं है उस बंदे का, आपने यहाँ जीरो से भर दिया, ठीक है, राम रावत। आप पे नल का कंसेप्ट ही नहीं है अभी, मान लो आपने जीरो से भर दिया। ये आपकी स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग इंटीजर स्ट्रिंग, डेटा कंसिस्टेंट है नहीं है, तो आपकी डेटा इंटीग्रिटी हार्म हो रही है यहाँ पे, तो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पा रही। बट अब इसकी जगह, जीरो की जगह अब हम नल कर देते हैं, तो नल क्या होता है, नो वैल्यू, कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसको वो कुछ लेगा ही नहीं, तो आपका स्ट्रिंग स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसको कुछ गिनेंगे नहीं, तो स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, नो वैल्यू स्ट्रिंग, तो डेटा में कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं आई आपकी, तो आपकी डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रही है, राइट। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंस हो गई है। तीसरा आपका कंडीशनल लॉजिक्स। कंडीशनल लॉजिक्स ये क्या होते हैं, अब देखो एसक्यूएल में आपको बहुत सारी क्वेरीज मिलती हैं, मान के चलो इज नल हो गया, इज नॉट नल हो गया। अब अगर आपका नल डेटा टाइप होगा, ये मतलब नल का कंसेप्ट होगा ही नहीं, तो ये क्वेरीज भी कुछ काम की नहीं रहेंगी। मतलब मान लो मेरे को कल को जाके इस डेटा सेट में से शॉर्ट करना है कि मेरे को बस उन लोगों के नाम चाहिए, ठीक है, जहां पे आपका मिडिल नेम नल नहीं है। आपको बस वो रिकॉर्ड्स चाहिए जहां पे आपका मिडिल नेम नल नहीं है, या आपको मिडिल नेम नल वाले चाहिए, तो आप फिल्टर कर पा रहे हो ना, नल की मदद से या मिसिंग वैल्यू की मदद से आप फिल्टर कर पा रहे हो डेटा को उस हिसाब से, कि यहाँ पे नल है तो मेरे को वो वाली डेटा चाहिए, यहाँ पे नल नहीं है तो मेरे को उस हिसाब से डेटा चाहिए। तो आप कंडीशनल लॉजिक्स बोल सकते हो, या फिल्टरिंग डेटा, उसके काम भी आता है आपका नल, ठीक है। और परफॉर्मेंस, नल वैल्यूज आपकी परफॉर्मेंस को बहुत वो कर सकते हैं। मतलब मान के चलो इस बार मैं नल की जगह यहाँ पे ना जीरो ले रहा था, ठीक है, मतलब इंट जीरो करके ले रहा हूँ, तो इंट क्या होता है, आपकी बहुत बड़ी वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। इंट करता है आपकी बहुत बड़ी वैल्यूज को स्टोर, स्ट्रिंग भी आपकी बहुत बड़ी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, बट नल आपका बहुत कम स्पेस लेता है एज कम्पेयर टू दीज टू, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी क्योंकि वो स्टोरेज कम लेंगे, नल आपका स्टोरेज कम लेगा तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो नल से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है एज कम्पेयर टू, लाइक अगर आप जीरो को यूज़ करो या फिर आप इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करो, उसके मुकाबले आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपके डेटाबेस की परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। एंड एक और हो सकता है, आप मतलब थोड़ा थोड़ा सा वियर्ड है, बट स्कीमा डिज़ाइन, स्कीमा डिज़ाइन में मदद कर सकता है आपका नल वैल्यूज, कैसे मदद कर सकता है स्कीमा डिज़ाइन में, लाइक आपने अभी कंस्ट्रेंट में पढ़ा था एक नॉट नल करके कंस्ट्रेंट, तो मतलब आप अपने कॉलम को स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि मैं इस कॉलम के अंदर नल वैल्यू डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता। आप नॉट नल लिख रहे हो, ठीक है, कंस्ट्रेंट है ना एक नॉट नल करके, तो नल का कंसेप्ट लग तो रहा है, तो नल की इंपॉर्टेंस तो है, ठीक है। तो मतलब आप अपने डेटा सेट में, डेटा बेस में आप ये स्पेसिफाई कर पा रहे हो कि कौन कौन से कॉलम नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते। एक तरह से आप स्कीमा डिजाइन कर रहे हो अपना, कि आप पहले से रूल सेट कर रहे हो स्कीमा को डिजाइन करने का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल सिनेरियो ले लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, मिडिल नेम एंड हायर डेट उस बंदे की, मतलब किस दिन वो बंदा हायर हुआ था जॉब के लिए, ये जॉब का कुछ है, ठीक है, जॉब से रिलेटेड। तो इसकी एम्प्लॉय आईडी मान लेता हूँ मैं 1 है, फर्स्ट नेम इसका है जॉन, लास्ट नेम इसका डो, मिडिल नेम इसका नहीं है नल, एंड हायरिंग डेट कुछ भी लिख दो 2024
0518, राइट। आईडी नंबर 2, इसका नाम लगता है जेन स्मिथ, और मिडिल नेम कुछ रख देते हैं, एलेक्सा करके कुछ रख देते हैं, ठीक है। एंड ये रख देते हैं 2024 0624, ठीक है। थर्ड हम लिखेंगे माइक जॉनसन, एंड ये नल। बाकी यहाँ पे आपका डेटा सेट रख देंगे, ठीक है। ये आपका डेटा सेट है, डेटाबेस है। आईडी आपका प्राइमरी की, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, हायर डेट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुझे वो एम्प्लॉयज़ मिले, सिर्फ वो वाले एम्प्लॉयज़ मिले जिनका मिडिल नेम नहीं है। तो आप फ़िल्टर कर पा रहे हो नल की मदद से? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, राइट? तो आप फ़िल्टरिंग कर सकते हो। तो मैंने आपको पता फ़िल्टरिंग वाला प्रूफ कर दिया पॉइंट। डेटा आपका कंसिस्टेंट रह रहा है, ठीक है? इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है? एंड डेट टाइम फॉर्मेट। इंटीजर, स्ट्रिंग, 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 डेट टाइम फॉर्मेट। इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, नल। मतलब देखो चेंज किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है। मेन तो चेंज इसमें हो रहा है ना। ये नल, नल और स्ट्रिंग, और नल की कोई वैल्यू नहीं होती, नल की नो वैल्यू। तो आपका डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो रहा स्ट्रिंग, सॉरी, नंबर स्ट्रिंग स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे नंबर नंबर स्ट्रिंग, नंबर नंबर स्ट्रिंग, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। ये फॉर्मेट सेम है। इसमें सबके उस अंदर इंटीजर स्टोर है, इसमें स्ट्रिंग स्टोर है, इसमें स्ट्रिंग स्टोर है, इसमें डेट टाइम स्टोर है, इसमें नल स्टोर है। लेकिन नल कुछ चीज़ स्पेसिफाई नहीं करता, नल कुछ चीज़ स्पेसिफाई नहीं करता। आप अगर आपने मिडिल नेम को पहले से सेट किया हुआ है, आपने मिडिल नेम को पहले से सेट किया हुआ है कि वो स्ट्रिंग ही रहेगा, तो आप उसके अंदर नल भी स्टोर कर सकते हो, क्योंकि नल कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग के प्लेस पे भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नल किसी भी डेटा टाइप की प्लेस ले सकता है। इन शॉर्ट अगर बात करें, नल किसी भी डेटा टाइप को रिप्लेस कर सकता है अपने आप से, और वो बिना उसकी कंसिस्टेंसी पे इफेक्ट डाले, ठीक है। सो यही था आपका कि नल क्या होता है, कैसे इन दोनों से अलग होता है नल, और क्या क्या नल के फ़ायदे होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है अच्छा खासा एक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये नल वैल्यूज़ इन एसक्यूएल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है इंडेक्स इन एसक्यूएल। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यूज़ में, और ये थोड़ा सा एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो थोड़ा बहुत डीएसए वगैरह से रिलेटेड है। तो इंडेक्स इन एसक्यूएल, इंडेक्स होता क्या है? तो इंडेक्स जो आपका है ना, ये एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर है। यूज़ क्यों करते हैं इसे? इंडेक्स समझ लो डेटा स्ट्रक्चर एक, डेटा स्ट्रक्चर यानी डेटा स्टोर करने का तरीका, सिंपल सी बात है। यूज़ क्यों करते हैं? मेन आपका यूज़ है, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत है कि हमें इंडेक्स का यूज़ करना पड़ रहा है? तो इसका काम ये है, इम्प्रूव्स स्पीड ऑफ डेटा रिट्रीवल, ठीक है। मतलब आप डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब उस टाइम में लग रहा है आपको, नॉर्मल स्ट्रक्चर से टाइम लग रहा है 10 सेकंड, इंडेक्स वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करो, आप 3 सेकंड में निकाल दोगे वही डेटा, एक्सट्रैक्ट कर लोगे, फास्ट हो गया आपका। बट अब कुछ पाओगे तो कुछ खोओगे, सिंपल सी बात है। ये आपको एक्स्ट्रा स्पीड मिल तो रही है, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपको क्या गंवाना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए? आपको गंवाना ये पड़ रहा है, यू हैव टू गिव एडिशनल स्पेस। आपको स्पेस या फिर बोल सकते हो स्टोरेज की ज़्यादा नीड पड़ेगी। मतलब आपको स्पीड तो मिल जाएगी, बट आपको मे बी थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा स्टोरेज पे ज़्यादा, क्योंकि इंडेक्स भी अपनी खुद की स्टोरेज लेती है। राइट, डेटाबेस तो आपका डेटा स्टोर हो ही रखा है, बट इंडेक्स जब बनेगी ना, वो अपना खुद का भी स्टोरेज लेती है। वो आपको फास्ट तो देगी, आपको फास्ट रिट्रीवल तो देगी, प्रोवाइड करेगी, बट
आपको आपसे कुछ चीज चार्ज करेगी, वो की है स्टोरेज। वो एक्स्ट्रा स्टोरेज चार्ज करेगी आपसे। तो लेकिन ये फाइन इनफ डील है, क्योंकि अब कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपको डेटा रिट्रीवल फास्ट चाहिए तो आपको स्टोरेज देनी पड़ेगी उसे एक्स्ट्रा। बट आपको स्टोरेज ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर यूज़ करो यार। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं पहले। आई होप आपको जनरल तो समझ आ गया होगा इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। लाइक क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए इसे। टाइप्स भी देखेंगे अभी इसके। तो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं पहले। पहला, फास्टर क्वेरी परफॉर्मेंस। मतलब आपने कुछ क्वेरी करी कि मेरे को ये डेटा मेरे को यहाँ से निकालना है, तो आपका बहुत फास्ट होगा वो। जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल उसमें अगर 10 सेकंड लग रहा है, 3 सेकंड में निकल जाएगा इसमें। बहुत फास्ट रहता है। तो एग्जीक्यूशन आपका बहुत फास्ट रहता है बड़े डेटा सेट्स के लिए भी। जब आपके पास बहुत बड़े बड़े डेटा बेसेस होंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है इंडेक्स वाले को यूज़ करके, इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर को। सेकंड आपका जैसा आप करते हो ना शॉर्टिंग या फिर फिल्टरिंग वगैरह, एफिशिएंट सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, अ, जैसे एसक्यूएल के अंदर आप जॉइंस वगैरह यूज़ करते हो, ग्रुपिंग करते हो, या फिर आप फ़िल्टरिंग करते हो, वो आपकी इंडेक्स वाले डेटा स्ट्रक्चर की मदद से और अच्छे से हो पाएगी और एफिशिएंटली हो पाएगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो आप जैसे जॉइंस वगैरह पढ़ोगे ना एसक्यूएल में, तो आपको समझ आएगा वहाँ पे कि जैसे जॉइनिंग वगैरह करते हो या सॉर्टिंग करते हो, फ़िल्टरिंग करते हो, ग्रुपिंग करते हो, तो आपके इंडेक्स वाले में ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्ट्रक्चर। थर्ड आपका रिड्यूस्ड डिस्क आईओ, इनपुट आउटपुट। ठीक है। इनपुट आउटपुट सिग्निफाई कर रहा है ये आईओ। इसका मतलब इंडेक्स की मदद से आप क्या कर पाते हो, किसी आपको मान लो आपका डेटा सेट में कोई डेटा ढूंढ रहे हो, डेटा बेस में कोई डेटा ढूंढ रहे हो, तो इंडेक्स की मदद से ना आपको वो डेटा बहुत जल्दी मिल पाएगा। आपको बहुत जल्दी मिल पाएगा। तो आपका जो डेटा बेस का सर्वर है ना, उस पर वर्कलोड कम कम जाता है। मतलब देखो, मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका सर्वर है। ये बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका रियल उससे कुछ रिलेशन नहीं है। ठीक है। आपको नंबर ढूंढना है, फाइंड 5। ठीक है। अब मान लो नॉर्मल तरीके से आपके सर्वर पे लोड आ रहा है, मान लो 80% लोड आ रहा है सर्वर पे नॉर्मल तरीके से, जब नॉर्मल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो। बट आपका इंडेक्स क्या करेगा, बहुत फास्टली ढूंढ लेगा 5 नंबर को। तो आपके सर्वर पे लोड आएगा मान लो बस 50%। तो आपका 30% सर्वर लोड कम हो जाएगा। वो जल्दी ढूंढ लेगा उस नंबर को। तो आपके सर्वर पे डिस्क साइज कम हो गया। मान लो आपने जब नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर से यूज़ किया, उसने 10 बारी में ढूंढा उसे, 10 टाइम्स में ढूंढा। और नंबर है मान लो 11 12 13 14, ठीक है। 10 बारी में एग्जीक्यूट किया उसने, तब जाके ढूंढ पाया। और यहाँ पे वो 3 बारी में ढूंढ लिया उसने। तो आपका सर्वर लोड कम हुआ ना, 10 बारी और 3 बारी में के मुकाबले। तो सर्वर पे लोड भी कम जाएगा उतना। तो वही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं कि आपका जो डेटा रिट्रीवल की स्पीड रहती है वो तो फास्ट होगी, आपके सर्वर पे भी लोड कम जाएगा। ठीक है। अगर आप उसे स्टोरेज प्रोवाइड कर पा रहे हो अच्छी खासी। अब इंडेक्स कैसे क्वेरी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, हमने बताया ना यहाँ पे फास्टर क्वेरी परफॉर्मेंस। तो ये क्वेरी परफॉर्मेंस को बढ़ाती कैसे है। ठीक है। अब ये लिखते हैं, हाउ इंडेक्स इम्प्रूव, लाइक बिहाइंड द सीन क्या होता है, क्वेरी परफॉर्मेंस। ये है क्वेश्चन, ये पूछे जा सकते हैं कभी भी। इंडेक्स तो आई थिंक एडवांस टॉपिक है ये एसक्यूएल का। तो आई थिंक आ सकता है अगर आप एसक्यूएल से रिलेटेड किसी डोमेन में जा रहे हो। तो पहले तो आपका है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस क्वेरी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेस करना पड़ेगा उस चीज़ को। अब ये क्या करता है, आपके जितने डेटाबेस में जितने भी कॉलम्स होंगे ना, उनको इंडेक्स्ड कर देगा।
नाम है उसका इंडेक्स, इसलिए वो उनको इंडेक्स कर देगा, उनको एक इंडेक्सिंग दे देगा कि इस कॉलम को मैं इंडेक्सिंग दे रहा हूँ 0, इसको दे रहा हूँ 1, इसको दे रहा हूँ 2 3 4, ऐसे सो ऑन। ठीक है, मान लो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, अब पहले लेता हूँ विदाउट इंडेक्स, मतलब ये इंडेक्स वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे। तो अगर नॉर्मल उसके साथ करोगे तो फुल टेबल स्कैन होगी। ये आपकी फुल टेबल है, 3 कॉलम है इसके अंदर, फुल टेबल स्कैन होगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तीनों। बट अब आप इंडेक्स के यूज़ कर रहे हो, इंडेक्स में क्या होगा, वो हर कॉलम को एक इंडेक्सिंग पास कर देगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड वो पहले फर्स्ट वाले इंडेक्स पे चेक करेगा। अगर उसको यहाँ से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो जाएगी तो यहीं से निकल जाएगा आपको वो डेटा बाहर। लेकिन अगर नहीं हो रही तब सेकंड पे जाएगा, तब डेटा बाहर निकाल देगा। नहीं हो रही थर्ड पे जाएगा, तब डेटा बाहर निकाल देगा। बट अगर उसे फर्स्ट पे डेटा इन्फॉर्मेशन मिल गई तो फर्स्ट पे आ गया बाहर। लेकिन जब नॉर्मल अप्रोच कर रहे हो, नॉर्मल अप्रोच में फुल स्कैन हो रहा है टेबल, फुल टेबल स्कैन। तो फुल टेबल स्कैन अच्छा है या पार्शियल टेबल स्कैन अच्छा है? ऑफ कोर्स पार्शियल अच्छा है, आपकी स्पीड बचेगी ना उतनी। आपको फर्स्ट में ही मिल गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको 3 टर्न्स करने पड़ रहे हैं, मतलब तीनों कॉलम्स को पूरा चेक करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम की मदद से ही मिल गया सब कुछ। तो ठीक है, फास्ट इसी वजह से तो है। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्विक एक्सेस, कैसे वो क्विक एक्सेस कर पा रहा है। नॉर्मल अप्रोच में आपकी फुल टेबल स्कैन होती है, एंड इंडेक्स्ड अप्रोच में आपकी पार्शियल टेबल स्कैन होती है। लिख भी देता हूँ मैं, नॉर्मल वाले में आपका होता है फुल टेबल स्कैन, लेकिन आपका इंडेक्स्ड वाले में होता है आपका पार्शियल स्कैन। ठीक है, दूसरा चीज बाइनरी सर्च। अभी थोड़ा डीएसए का टॉपिक है, बट आई होप मैं ऐसे समझा पाऊँ आपको। जो नॉर्मल अप्रोच होती है ना, वो यूज़ करती है लीनियर सर्च का। लीनियर सर्च मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, पहले एक कॉलम को चेक करेगी, दूसरे कॉलम को, ठीक है, मतलब फुल टेबल स्कैन करेगी एक तरह से। लेकिन जो आपकी इंडेक्स्ड अप्रोच होती है वो यूज़ करेगी बाइनरी सर्च का। ठीक है, ये डीएसए के टॉपिक है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। एंड हमें डीएसए के थ्रू पता है कि जो बाइनरी सर्च होता है ना, जो बाइनरी सर्च होता है वो बहुत सुपीरियर होता है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है बाइनरी सर्च की। ठीक है, तो ये डीएसए का थोड़ा है इसके अंदर इन्फ्लुएंस, बट इंटरव्यू क्वेश्चन है तो इतना पता होना चाहिए बस, डीएसए के अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी ये रिड्यूस कर देता है टाइम एग्जीक्यूशन का तो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक ये दोनों इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो पहला तो ये है कि ये क्विक एक्सेस देता है आपको, दूसरा ये बाइनरी सर्च प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। अब टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस कितने टाइप्स की होती हैं? तो अब हम टाइप्स देखते हैं। पहला होगा सिंगल कॉलम इंडेक्स। ठीक है, सिंगल कॉलम इंडेक्स, जब आप इंडेक्स होगी सिंगल कॉलम ऑफ अ टेबल पे, इंडेक्स ऑन सिंगल कॉलम, तो उसे सिंगल कॉलम इंडेक्स बोलते हो। अब इसका मतलब क्या है ये भी तो समझाओ। अब मान लो आपके पास एक टेबल है कस्टमर्स नाम की। ठीक है, आपके पास एक टेबल है कस्टमर्स नाम की, और उसमें आपको जनरली लास्ट नेम के थ्रू सर्च करना है। आपको मतलब जनरली जो यूज़र सर्च कर रहे हैं हम डेटाबेस में, वो लास्ट नेम के थ्रू कर रहे हैं सर्च। मैं मान लेता हूँ, मतलब मेरे पे कस्टमर्स टेबल है, कस्टमर्स टेबल में मेरे पास एक है फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, और जनरली जब हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, वो लास्ट नेम का यूज़ कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। ठीक है, लास्ट नेम क्या हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर एक इंडेक्स बना सकते हैं। कैसे बना देंगे? इसके लिए कुछ कमांड होती है, वो होती है क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, ये पूरा कैपिटल में रहेगा वैसे,
इंडेक्स IDX लास्ट नेम, ठीक है। ऑन कौन सी टेबल पे? कस्टमर्स नाम की टेबल पे। कस्टमर्स नाम की टेबल के अंदर किस वाले कॉलम पे? लास्ट नेम। तो अब क्या हो जाएगा आपका, जब भी हम सर्च करेंगे लास्ट नेम पे, वो आपकी लास्ट नेम पे जो जब भी हम कुछ चीज सर्च कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं लास्ट नेम वाले कॉलम पे, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होंगी। तो इसे बोलते हैं सिंगल कॉलम इंडेक्स। आपने क्योंकि सिंगल कॉलम का यूज़ किया है, सिर्फ लास्ट नेम वाले कॉलम का, ठीक है। बाकी तो सिंटेक्स है उसका, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स क्रिएट कर दिया। इंडेक्स का नाम क्या रखना है? IDX लास्ट नेम। किस पे क्रिएट करना है? ऑन कस्टमर्स लास्ट नेम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्वेरीज, क्वेरी ऑन लास्ट नेम कॉलम विल बी फास्टर। मतलब आप एक तरह से वो भी कर सकते हो ट्राई, कि आप एक बार क्वेरी चलाओगे, फर्स्ट नेम वालों से सर्च करना और एक बार लास्ट नेम वालों से सर्च करना। लास्ट नेम वाला बहुत ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि वो इंडेक्स्ड हो रखा है, ठीक है। सेकंड होगा हमारा मल्टी कॉलम इंडेक्स। मल्टी कॉलम इंडेक्स, आई नो थोड़ा थियोरटिकल टॉपिक है, बोरिंग सा है, बट ये समझ लो अगली वीडियो प्रैक्टिकली होगी कंफर्म। बेसिक सिंटेक्स वगैरह उसमें देखेंगे। बस यही है, सिंगल कॉलम की तरह है, बस क्या होंगे, अलाउज मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। देखो ये था आपका, सेम यही कॉपी कर देना यहाँ पे। और जब आप ऐसे लिखोगे ना, ऑन कस्टमर्स, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट नेम कॉमा डाल के फर्स्ट नेम डाल देना, बस इतना ही फर्क है। कॉमा से सेपरेट करते रहो, इसको भी कॉमा लगा के, और जितने कॉलम्स के नाम ऐड करोगे सारे इंडेक्स्ड हो जाएंगे आपके। तो ये होता है मल्टीपल कॉलम को जब आप इंक्लूड करते हो। तो मतलब वही है, सिंगल कॉलम का थोड़ा बड़ा वर्जन है। लेकिन ये यूज़ कब करते हो आप? ये तो मैंने जब आपको बताया कि आप फ्रिक्वेंटली, जब आप फ्रीक्वेंटली लास्ट नेम वाले कॉलम का यूज़ कर रहे हो, तब जाके आप लास्ट नेम पे इंडेक्स कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को इंडेक्स कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि जब आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जनरली दोनों को यूज़ कर रहे हो एक साथ किसी कस्टमर को सर्च करने के लिए, तो आप मल्टी कॉलम इंडेक्स कर दोगे इन दोनों को, ठीक है। और इसको मैं नाम बना दूंगा ऐसे करके कि क्रिएट इंडेक्स IDX फुल नेम, ठीक है। ऐसे कि जब आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों का फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो एक साथ, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि आप भूलो ना। When you are often using first name and last name together, मतलब आप किसी को भी पर्सन को सर्च करने के लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का दोनों का मिल के यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तब आप उसे मल्टी कॉलम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। थर्ड है हमारा फुल टेक्स्ट इंडेक्स। फुल टेक्स्ट इंडेक्स, फुल टेक्स्ट इंडेक्स एक स्पेशलाइज्ड इंडेक्स है, तो ये स्पेशल है। अब ये किसके लिए बनाया गया है? जब आपके पास लार्ज टेक्स्ट फील्ड हो, लार्ज टेक्स्ट फील्ड इन द सेंस, इसको मैं बोल सकता हूँ स्पेशलाइज्ड वर्जन है फॉर लार्ज टेक्स्ट। मान लो हमारा कोई डेटा सेट है, आर्टिकल नाम का कोई डेटा सेट है मेरा, ठीक है। उसके अंदर है आर्टिकल की ID, वो आर्टिकल किसने लिखा है, ऑथर ने, और उस आर्टिकल को थोड़ा डिस्क्रिप्शन। चलो ID तो ठीक है कि उस ऑथर की ID 1 2 कुछ हो जाएगी, ऑथर भी चलो नाम उसका सही है, मिस्टर ऐसे कुछ नाम आ जाएगा उसका, मिस्टर राहुल ऐसे करके कुछ। लेकिन डिस्क्रिप्शन, या फिर ऐसे मैं यहाँ लिख दूँ समरी, ठीक है, समरी। समरी तो अच्छी खासी बड़ी होगी ना, मतलब कम से कम 10 वर्ड्स की, 10 लाइन की तो होगी यहाँ पे कम से कम समरी इसकी। हर ऑथर की ऐसी 10 10 लाइन की समरी होंगी कम से कम, और आपसे आप पे 100 ऑथर है। तो आप जो डिस्क्रिप्शन वाला है ना, जब आपको डिस्क्रिप्शन वाले को इंडेक्स करना हो, आप यूज़ करोगे फुल टेक्स्ट इंडेक्स का।
इस पे आप सिंगल कॉलम या मल्टी कॉलम इंडेक्स यूज़ नहीं करोगे, इस पे फुल टेक्स्ट इंडेक्स यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें लार्ज टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, क्योंकि एक पूरी बॉडी ऑफ टेक्स्ट है ये क्या है, बॉडी ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की पूरी बॉडी है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। तो जनरली डिस्क्रिप्शंस वगैरह, समरी वगैरह इन चीज़ों पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो, कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी होगा ही। ठीक है, तो ट्रेड ऑफ्स देख लेते हैं इंडेक्स के। पहला ट्रेड ऑफ जैसे बोल सकते हो, डिसएडवांटेजेस ना। तो पहला तो हो गया आपका स्पेस, स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस लेगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आप परफॉर्मेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है, स्टोरेज या स्पेस बोल सकते हो। स्पेस ज़्यादा मांगता है इंडेक्स, तो आपको स्पेस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो पहला डिसएडवांटेज यही हो गया कि एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम करेगा। तो और मान लो अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा स्टोरेज उसे स्पेसिफाई दे पाओ, अपने डेटाबेस को एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं दे पा रहे, तो आप फिर इंडेक्स को यूज़ मत करो। ठीक है, दूसरा, आपको डेटा कंटिन्यूअसली अपडेट होगा और हर बार नई इंडेक्स बनेंगी। मतलब एक ये होता है कि कंटिन्यूअस अपडेशन ऑफ इंडेक्सेस। मतलब अगर आपका डेटा स्टेबल है तो ठीक है, अगर आपका डेटा स्टेबल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब वो डेटा फिक्स रहना है वैसे ही। बट अगर आपके पास ऐसा डेटा है जो कंटिन्यूअसली अपडेट होता है, उसमें मतलब अ, जैसे भाई हम कमांड्स पढ़ेंगे ना एसक्यूएल में, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह वाली कमांड्स, वो वाली कमांड्स पे कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट की जा रही हैं। मतलब आपके पास 10 रोज का डेटा है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, हर घंटे में 2 बढ़ रहा है, मतलब 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 16 हो गया। तो हर बार नई इंडेक्स क्रिएट होगी। यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट हो गई, लेकिन जैसे उसमें डेटा बढ़ा तो नई न्यू इंडेक्स क्रिएट होगी। 14 हो गया, वापस डेटा चेंज हो गया, डेटा का शेप चेंज हो गया, वापस न्यू इंडेक्स क्रिएट होगी, वापस न्यू इंडेक्स क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा हेक्टिक हो सकता है आपके लिए कि हर बार हेक्टिक हो सकता है, परफॉर्मेंस में इशू भी डाल सकता है अगर आपका डेटा बार बार अपडेट हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो आपको इस केस में भी अ, अगर आपका डेटा ऐसा हो रहा है कि लगातार अपडेट किया जा रहा है, बार बार हर 2 मिनट में अपडेट किया जा रहा है, तो आप इंडेक्स वाले डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ ना करें। कर रहे हो तो आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी उसके साथ, तब जाके आप उसे यूज़ कर पाओगे। थर्ड आप ले सकते हो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अगर आपके एक ही डेटाबेस के अंदर बहुत सारी इंडेक्सेस हैं, आपने बहुत सारी इंडेक्सेस क्रिएट कर दी, हर कॉलम के लिए अलग इंडेक्स, हर कॉलम के लिए अलग इंडेक्स, तो इससे क्या हो सकता है कि आपके उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि कौन सी इंडेक्स को पहले ऑप्टिमाइज, मतलब कौन सी इंडेक्स पहले यूज़ हो, इन शॉर्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको हर किसी को इंडेक्स्ड कर देना है, उससे आपका फास्ट नहीं होगा। तो आपको सोच समझ के चीज़ों को इंडेक्स्ड करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ पाए। तो ये भी हो सकता है कि आपको जब ज़्यादा इंडेक्स क्रिएट कर लो तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन भी जा सकती है, आपका डेटाबेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकता है वो। इसे डिसएडवांटेज ही बोलना सही रहेगा ज़्यादा, ट्रेड ऑफ तो थोड़ी अलग चीज़ हो गई, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो वही है, स्पेस, कंटिन्यूस अपडेशन ऑफ इंडेक्सेस, हर बार इंडेक्स अपडेट होती है हर आइट्रेशन के साथ। जब भी आपके उसमें या तो कुछ डेटा डिलीट हो रहा है, या कुछ डेटा इंसर्ट हो रहा है, या कुछ डेटा अपडेट हो रहा है, तो हर बार नई इंडेक्सेस बनेंगी। और तीसरा, जब आपके डेटा में बहुत सारी इंडेक्सेस बना दोगे तो आपका डेटा बहुत ज़्यादा, डेटाबेस आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी कि कौन सा क्वेरी पहले चल रही है। जब आप कोई क्वेरी लगा रहे हो तो कौन सी इंडेक्स पहले ऑप्टिमाइज करनी होगी, कौन सी इंडेक्स कब एग्जीक्यूट हो रही है। इसलिए आप ज़्यादा इंडेक्स क्रिएट ना ही करो तो बेटर है। बाकी फ़ायदे भी अपने हैं उसके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था ये इंडेक्स वाला, बट मैंने सोचा आपको इसी वीडियो में पूरा कर देते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो
यही था आज की वीडियो में। हमने पढ़ा स्कीमा, डेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ कीज, कंस्ट्रेंट, नल वैल्यूज, उनकी इंपॉर्टेंस, इंडेक्स, उसकी इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज, सब कुछ। अगली वीडियो में हम बेसिक एसक्यूएल कमांड्स को पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।